नमस्ते दोस्तों। एक समय था जब भारत को दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। यह सिर्फ एक उपमा नहीं थी बल्कि एक सच्चाई थी। सदियों तक भारत दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक रहा। भारत के कपड़े यूरोप के राजमहलों में पहने जाते थे। भारत के मसाले दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में बिकते थे। भारत के बंदरगाह विश्व व्यापार के सबसे व्यस्त केंद्रों में गिने जाते थे। लेकिन फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया कि यही समृद्ध देश लगभग 200 साल तक गुलाम बना रहा। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? क्या भारत एक ही युद्ध हार गया था? क्या किसी एक राजा की गलती से यह सब हुआ? सच इससे कहीं ज्यादा जटिल है। भारत एक दिन में गुलाम नहीं बना था। यह एक लंबी, सुनियोजित और बेहद धैर्यपूर्ण रणनीति का परिणाम था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 से। लंदन में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी को अनुमति दी। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यापारिक संस्था थी। इसका उद्देश्य एशिया के साथ व्यापार करना था। लेकिन आने वाले 200 सालों में यही कंपनी दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक पर शासन करने लगेगी। उस समय भारत मुगल साम्राज्य के अधीन था। मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता था। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा यहीं से नियंत्रित होता था। ढाका की मलमल दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। बनारस का रेशम यूरोप के राजघरानों में पहना जाता था। कश्मीर के शॉल और दक्षिण भारत के सूती वस्त्र वैश्विक बाजारों में सम्मानित थे। इसी समृद्धि ने भारत को व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया। 1608 में एक अंग्रेज जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। उस जहाज का कप्तान था विलियम हॉकिंस। वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गया और व्यापार की अनुमति मांगी। मुगल साम्राज्य उस समय इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेजों को कोई खतरा नहीं समझा गया। उन्हें व्यापार की अनुमति मिल गई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र बना लिए। लेकिन अंग्रेजों की योजना सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। वे भारत की राजनीति को समझ रहे थे और धीरे धीरे उन्हें एक बात समझ में आने लगी। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी राजनीतिक एकता का अभाव है। 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। पूरे भारत में नई शक्तियां उभरने लगी। मराठा साम्राज्य, मैसूर सिख शक्ति, अवध, बंगाल, निजाम और कई राजपूताना रियासतें, हर राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। यही वह समय था जब अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदल दी। वे अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे राजनीति के खिलाड़ी बन गए। वे एक राजा से मित्रता करते और दूसरे के खिलाफ उसकी मदद करते। फिर धीरे धीरे उस मित्र राजा को भी अपने ऊपर निर्भर बना देते। 1757 में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। यह घटना थी प्लासी का युद्ध। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। वहां के नवाब थे सिराजुद्दौला। उन्होंने अंग्रेजों की गतिविधियों को खतरा समझा और कलकत्ता पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सेना के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा गया। लेकिन क्लाइव ने युद्ध से ज्यादा भरोसा साजिश पर किया। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। उसे वादा किया गया कि अगर वह युद्ध में अंग्रेजों का साथ देगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही तय हो चुका था। नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा निष्क्रिय रहा। कुछ ही घंटों में सिराजुद्दौला हार गए। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। लेकिन असली सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में थी। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल की अपार संपत्ति पर नियंत्रण मिल गया। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गए। अब कंपनी सीधे कर वसूलने लगी। कर व्यवस्था बदल दी गई। किसानों से तय राशि वसूली जाने लगी, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस नीति के तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। जमींदार कंपनी को तय कर देते और किसानों से जितना चाहे उतना वसूलते। किसानों की स्थिति तेजी से खराब होने लगी। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। फसल खराब हुई लेकिन कर वसूली जारी रही। अनुमान है कि लगभग 1/3 आबादी इस अकाल में मर गई। लेकिन अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी राजस्व। जब कृषि पर नियंत्रण स्थापित हो गया तो अगला निशाना था भारतीय उद्योग। भारत का वस्त्र उद्योग विश्व प्रसिद्ध था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन को अपने कारखानों के लिए बाजार चाहिए था। भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाए गए। ब्रिटिश मशीन से बने कपड़े भारत में सस्ते दामों पर बेचे जाने लगे। धीरे धीरे भारतीय बुनकर बेरोजगार हो गए। भारत एक औद्योगिक देश से कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। किसानों को नील और अफीम जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। नील की खेती
जमीन को कमजोर कर देती थी, लेकिन यूरोप में इसकी मांग बहुत थी। किसानों के विरोध करने पर उन्हें पीटा जाता और जेल भेज दिया जाता। इसी शोषण के खिलाफ बंगाल और बिहार में नील विद्रोह हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी दबा दिया। इन सब के बीच सेना के भारतीय सैनिकों में भी असंतोष बढ़ रहा था। 1857 में एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों के बारे में अफवाह फैली कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए यह धार्मिक रूप से अपमानजनक था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। कुछ ही समय बाद मेरठ में विद्रोह भड़क उठा। सैनिकों ने जेल तोड़ दी और दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह तेजी से फैल गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। कानपुर में नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को चुनौती दी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा, लेकिन संगठन की कमी और कुछ भारतीय शासकों के अंग्रेजों का साथ देने के कारण विद्रोह असफल हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने भयानक प्रतिशोध लिया। गांव जला दिए गए, हजारों लोगों को फांसी दी गई, कई विद्रोहियों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, लेकिन 1857 ने भारतीयों के मन में एक नई चेतना जगा दी। 19वीं सदी के अंत में शिक्षित भारतीयों का एक नया वर्ग उभरा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन को नई दिशा दी। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब ने पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए एकजुट कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता को उजागर किया। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत में आंदोलन लगातार बढ़ रहे थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने लगभग 200 साल की गुलामी के बाद आजादी हासिल की, लेकिन यह आजादी लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान की कीमत पर मिली। यह इतिहास हमें सिखाता है कि गुलामी केवल बाहरी शासन नहीं होती, यह आर्थिक निर्भरता, मानसिक नियंत्रण और सामाजिक विभाजन का परिणाम होती है। और आजादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होती, यह आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की पुनर्प्राप्ति होती है। इसलिए इतिहास को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो राष्ट्र अपने अतीत को समझता है वही अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पसंद है तो हमारे साथ जोड़े वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो